हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हिमाचल के करंट अफेयर जुलाई 2025 के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज के इस डिस्कशन को। अमित कुमार, जिन्हें अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में अनुकरणीय साहस के लिए सम्मानित किया गया, वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला से। सिरमौर जिला के सिलाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बंबल गाँव से ये बिलोंग करते हैं। ये पंजाब रेजिमेंट के एक सोल्जर हैं और अभी हाल ही में इनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ्स कमेंडेशन कार्ड मिला है, जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपना साहस दिखाया है। इन्होंने क्या किया हुआ था, उस समय एक 300 मीटर दूर रॉकेट को लॉन्च किया, जिसने कि बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मनों की पोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये कमेंडेशन जो कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने उन्होंने दी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। ये सोल्जर्स जो भी अपने एक्सेप्शनल गैलेंट्री सर्विसेज के लिए पा सकते हैं, हाईएस्ट ऑनर है, ये सबसे ऊंचा सम्मान है ये सोल्जर्स के लिए। ट्रांसगिरी एरिया हिमाचल प्रदेश का, जो अभी समाचारों में बना हुआ था, हिमाचल के किस जिले में है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है। ये क्यों समाचार में बना हुआ था, आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले काफ़ी न्यूज़ आ रही थी ट्रांसगिरी रीजन से पॉली एंट्री के रिगार्डिंग, क्योंकि इस ज़माने में बेशक हम लोग मॉडर्न ज़माने में जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, लोग कम मानने लगे हैं, लेकिन कितने सालों से चली आ रही एक प्रथा जिसे फ्रेटर्नल पॉलीएंट्री का नाम देते हैं, उसके तहत एक शादी हुई अभी हाल ही में, जिसमें एक लड़की ने 2 लड़कों से शादी की, जिसे हम फ्रेटर्नल पॉलीएंट्री के नाम से जानते हैं, जिसमें 2 भाई हो किसी भी घर के या 3 भाई हो, वो एक ही वाइफ को शेयर करते हैं। 3 भाई से ज़्यादा हो तो चौथा वाला अलग शादी कर सकता है, लेकिन 3 तक ये रखा हुआ है कि वो अपनी एक वाइफ को शेयर कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें पहले के ज़माने में की जाती थी, ये क्यों की जाती थी? हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ये जो पॉलीएंट्री है वो इसलिए की जाती थी ताकि जो भी उनके एंसेस्ट्रल लैंड है उसका डिवीज़न ना हो और जो परिवार है उसमें एक तरह से एकता बनी रहे। ठीक है, पॉलीएंट्री को लाहौल स्पीति में भी प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब कुछ एरियाज़ में प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन ट्रांसगिरी, जब इन हाटी कम्युनिटी को जब एसटी का दर्जा मिला था, आपने तब भी ये न्यूज़ काफ़ी सुनी होगी कि वहाँ पर जो एक विमेन है उसके 2 या 2 से ज़्यादा हस्बैंड्स हैं। उस समय भी ये काफ़ी न्यूज़ में आया हुआ था, फ्रेटर्नल पॉलीएंट्री, और अभी दोबारा से ये समाचारों में बना हुआ था। ट्रांसगिरी वाले एरिया से गिरी नदी बहती है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से ये बहती है, और इस रीजन को 2 स्थानों में डिवाइड करती है, सिसगिरी और ट्रांसगिरी। सिसगिरी का मतलब जो नदी के पास वाला रीजन है, और ट्रांसगिरी का मतलब है जो उससे थोड़ा सा दूर वाला रीजन है। नेक्स्ट बात जो मैं करने जा रही हूँ वो आपके एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा, बट आपके एग्जाम से ही रिलेटेड है, जो रिसेंटली अभी हमारी गवर्नमेंट ने किया, एक जॉब ट्रेनी वाली पॉलिसी जो ये लेकर आए हैं कि कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट जॉब में जाएगा वो 2 साल तक ट्रेनी रहेगा एज अ जॉब ट्रेनी, और उनको कोई रेगुलर सैलरीज नहीं मिलेगी, ना ही उनको जैसे CCS, पेंशन, लीव, इस तरह के कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेंगे। 2 साल के पीरियड से पहले वो एक जॉब ट्रेनी बन के रहेंगे, और उसके बाद जब 2 साल होंगे तो उनको फिर से एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसके बाद वो रेगुलर एम्प्लॉय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के बन सकते हैं। और ये क्लास A, B, C तीनों तरह की जॉब्स के लिए है। कुछ एक पोस्ट होंगी जो इससे दूर रखी गई है। तो मैं कमेंट में आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, कि क्या जिस चीज़ के लिए गवर्नमेंट इस चीज़ को ला रही है, जैसे उन्होंने बोला है कि ये हम इसलिए ला रहे हैं रिक्रूटमेंट पॉलिसी, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो और स्टेट जॉब्स में कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तो क्या ये स्कीम उस चीज़ के लिए है? आई मीन टू से कि आप लोग क्या इस चीज़ के साथ में हो या इस चीज़ के अगेंस्ट हो? क्या आप लोगों को लगता है कि, क्योंकि अगर आप आजकल एक क्लर्क का पेपर भी देते हो तो उसमें भी आपको 3 स्टेजेस पास करनी पड़ती है, प्रीलिम्स, मेंस, देन टाइपिंग वाला टेस्ट, और उसके आगे तो आपको इंटरव्यू वाली स्टेजेस भी पास करनी पड़ती है जो फर्दर एग्जाम्स होते हैं। तो मतलब 3 स्टेजेस तो मिनिमम रखी ही हुई है इन्होंने। तो क्या आपको लगता है कि 3 स्टेजेस पास करके भी किसी को 2 साल के लिए सिर्फ एक जॉब ट्रेनिंग बनना चाहिए, उसके बाद फर्दर वो फिर एग्जाम देंगे? काइंड ऑफ ये अग्निवीर जैसी वाइब्स दे रहा है, कि जैसे अग्निवीर में बोला है कि आपको 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी एंड देन आगे आप जाओगे या नहीं जाओगे वो तय नहीं है। तो इस तरह से ही ये जॉब ट्रेनिंग वाली पॉलिसी भी है। तो आई जस्ट वांट टू नो योर ओपिनियन कि आप इसके अगेंस्ट हो या आप इसके
साथ में हो, और साथ में हो तो क्यों हो, अगेंस्ट हो तो भी क्यों हो। मिंजर का मेला हिमाचल प्रदेश में किन महीनों में मनाया जाता है? तो ये आपका जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। मिंजर का मेला चंबा का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। ये हिस्टोरिक कल्चरल फेस्टिवल है चंबा का। जुलाई 27 से अगस्त 3 को इस बार मनाया जाएगा। हर बार वेरी करती हैं इसकी जो डेट्स होती हैं, क्योंकि एक्चुअली जो हमारे हिंदी वाली डेट्स होती हैं, हर सावन के दूसरे संडे को ये मनाया जाता है, शुरू किया जाता है। तो समटाइम्स ना, ये अभी एक पुलिस वाला एग्जाम में पूछा गया था कि मिंजर का फेयर किस महीने मनाया जाता है। मतलब ऑप्शन ही गलत दे रखे थे काइंड ऑफ, अगर देखा जाए तो जुलाई, अगस्त, सितंबर ऐसे दिए थे। तो जुलाई और अगस्त दोनों में ही ये आता है ना। जुलाई में शुरू होता है हर बार ही, और अगस्त में जाकर के ये खत्म होता है। तो इस तरह से ये दिया हुआ था। एचपी पुलिस का कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये आया हुआ था। और इस वाले मेले को जोड़ा जाता है साहिल वर्मन की विक्ट्री के साथ, कि कांगड़ा के किसी रूलर के ऊपर इन्होंने विक्ट्री प्राप्त की थी, तो उनका स्वागत हुआ था, तब से ये मेला मनाया जाता है। इसमें जो मिंजर्स होते हैं, यानी कि मक्की के जो मिंजर्स होते हैं, उनको पानी में बहाया जाता है। ठीक है। पहला हमारा करंट अफेयर है माई डीड प्रोजेक्ट, जिसे अभी हाल ही में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लॉन्च किया है। वो किस चीज के साथ डील करता है, किस चीज के साथ संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका लैंड रजिस्ट्री के साथ। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने माई डीड प्रोजेक्ट को 10 तहसीलों में लॉन्च किया है, और ये तहसीलें आपकी डलहौजी जो चंबा में है, बिलासपुर सदर, गैलोर हमीरपुर की, जयसिंहपुर कांगड़ा की, भुंतर कुल्लू की, पद्धर मंडी, कुमारसेन शिमला, राजगढ़ सिरमौर, कंडाघाट सोलन, बंगाणा ऊना। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है ताकि जो लैंड रजिस्ट्री का प्रोसेस है वो आसान हो सके और लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाजनक हो सके। ये इनिशिएटिव एक तरह से हमारा जो सिस्टम है उसे पेपरलेस बनाता है, प्रेजेंस लेस बनाता है और कैशलेस, ताकि जो लोग हैं उन्हें गवर्नमेंट की सर्विसेज उनके घर पे बैठे बैठे ही मिले, उन्हें जगह जगह ऑफिस दौड़ना ना पड़े, ताकि लोगों का जो समय है वो बचे और उनके एफर्ट्स भी बचे। नेक्स्ट आ जाता है पौंग वेटलैंड को कब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, जो अभी हाल ही में न्यूज में था। इसे डिक्लेयर किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1983 में, और इसका जो एरिया है वो 245 स्क्वायर किलोमीटर है। उत्तर भारत की मैं अगर बात करूं तो ये वन ऑफ लार्जेस्ट मैन मेड वेटलैंड में से एक है। ठीक है। और इसका जो टोटल एरिया है वो 245 स्क्वायर किलोमीटर है। रामसर साइट का दर्जा इसे 2002 में दिया गया था, और ये हाईएस्ट अर्थ फिल्ड डैम है भारत में। इसे बनाया गया था 1975 में। इसी का ही दूसरा नाम है महाराणा प्रताप सागर डैम। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हिमाचल प्रदेश की कौन सा ऐसा आदिवासी समुदाय है जिन्होंने एक नए पर्यटन स्थल के रूप में मिस्टिक विलेज की शुरुआत की है, मिस्टिक विलेज के कंसेप्ट को शुरू किया है। तो ये आपका है गद्दी समुदाय। गद्दी समुदाय ने इसे विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। ये एक तरह से कोलैबोरेशन है मिस्टिक विलेज डेवलपमेंट कमेटी के बीच में और नॉट ऑन मैप ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। तो बेसिकली विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस कंसेप्ट को शुरू किया गया है चलो चंबा अभियान के तहत, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया था, ताकि चंबा की जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उन सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को बढ़ाया जा सके, लोगों को बताया जा सके उनके बारे में। अब इस मिस्टिक विलेज में एक नया कंसेप्ट जोड़ दिया गया है जिसका नाम है गांव की हट्टी और महिला किचन। गांव की हट्टी में आपको चंबा के जो भी प्रसिद्ध प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सोवेनियर्स हैं, जैसे चंबा रुमाल हो गया, और यहाँ के और भी ज्यादा फेमस चंबा चूक वगैरह जो प्रोडक्ट्स यहाँ के फेमस हैं, उन प्रोडक्ट्स को आप खरीद सकते हो गांव की हट्टी में। और दूसरा, ये जो महिला किचन का कंसेप्ट शुरू किया गया है, इसमें आप चंबा के जो भी प्रसिद्ध व्यंजन हैं उनका आनंद ले सकते हो, लोगों के साथ बातें कर सकते हो, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो इन महिला किचन में जाकर के, और वहाँ के जो पारंपरिक व्यंजन है उनका स्वाद का आनंद उठा सकते हो। तो इस तरह से ये दो नई चीजों का एडिशन हुआ है मिस्टिक विलेज के कंसेप्ट में। पहला ऐसा कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम है जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी हो रहा है। नेक्स्ट आ गया हमारा बिजली महादेव, जो अभी हाल ही में न्यूज में था। वो हिमाचल के किस जिले में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में। न्यूज में क्यों बना हुआ था? न्यूज में इसलिए बना था क्योंकि एक रोपवे यहाँ पर बनाया जा रहा है। रोपवे बनाया जा रहा है कुल्लू के पिरडी से लेकर के बिजली महादेव तक, ताकि लोगों को जाने में कन्वीनियंस हो। वैसे इसका जो ट्रैक है ना 3 घंटे का ट्रैक है आपका, मतलब इसमें 2 घंटा आपको ऊपर पैदल चलना पड़ता है। इस रोपवे के बनने से थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये वाली चीज, और लगभग 35,000, अगर ये रोपवे बन गया तो 35,000 लोगों तक को एक दिन में लाया
लाया जा सकता है। डिस्टेंस में कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा इसके बन जाने से, बट लोग इसको अपोज कर रहे हैं। प्रपोज रोपवे के अगेंस्ट है लोग, तभी ये न्यूज़ में बना हुआ है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर ये इस तरह के कुछ रोपवे वगैरह बने। लेकिन हमारी सरकार चाहती है कि वहाँ पर रोपवे बने ताकि थोड़ी कन्वीनियंस हो लोगों को वहां पर जाने के लिए। अब लोग क्यों नहीं चाहते हैं कि वहां पर रोपवे बने? बिकॉज उनको लगता है कि यहाँ की जो स्पिरिचुअल सैंक्टिटी है, मतलब जैसे कि हम लोगों को पता ही है हिमाचल प्रदेश में हम लोग जैसे जहाँ पर भी ये देव स्थल होते हैं वहां पर जो देवता कहते हैं वही चीज को माना जाता है। तो वहां पर जो देवता है उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पर रोपवे नहीं बनना चाहिए, और यहाँ की जो इकॉनमी है वो भी फ्रेजाइल इकॉनमी है। तो अगर ये रोपवे यहाँ पर बन जाता है तो उससे इकॉनमी को तो खतरा है ही, साथ में जो लोगों का विश्वास है उसको लोगों का जो विश्वास है कि उनका जो स्पिरिचुअल एक बिलीफ है वो भी खत्म हो जाएगा। तो फिर क्यों सरकार अड़ रही है इस चीज के ऊपर? क्योंकि उनको लग रहा है कि बन जाने से ज्यादा कन्वीनियंस होगी रादर देन इसके नहीं बनने से। बिजली महादेव मंदिर का आर्किटेक्चर टिम्बर बॉन्डेड स्टाइल है विद पैंट रूफ एंड ऑप्शनल वेरांडा। काटकुनी स्टाइल का है, वुड और पत्थर से ये बना हुआ है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत है 284 करोड़ रुपए और इसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आ गया, कौन सा ऐसा स्टेट पहला बन गया है जिन्होंने की राशन देने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन, आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन को शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है ये। अब इससे जो राशन वितरण का प्रोसेस है वो ज़्यादा सरल हो जाएगा। और जैसे पहले लोगों को एसएमएस भेज दिए जाते थे या फिर जो बायोमेट्रिक हैं वो लिए जाते थे, पर उनमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती थी कि वो फेलियर हो रही हैं चीज़ें, एसएमएस नहीं मिल पाते थे कई लोगों को, या फिर बायोमेट्रिक्स में इश्यूज आते थे। तो अब जो इन्होंने ये शुरू किया है आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन, इससे लोगों के स्मार्टफोन से ही फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट आ गया हमारा, राहुल गंधवाल किस जिले से बिलोंग करते हैं? हिमाचल प्रदेश के, जो राज्य के पहले लाइसेंस प्राप्त पैरा मोटर ग्लाइडर पायलट बने हैं। तो ये आपके बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से। नेक्स्ट हमारा आ गया, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हिमाचल का पहला जियोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा? तो ये आपका बनाया जाएगा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के भागसुनाग में, जो धर्मशाला से थोड़ी सी दूरी पर है, वहां पर इसे बनाया जाएगा। जियोडाइवर्सिटी का मतलब होता क्या है? जियोडाइवर्सिटी का मतलब है कि रॉक्स की एक प्राकृतिक तरह से जो वैरायटीज़ हैं किसी एक जगह पर पाई जाती हैं, और उसी तरह से ही फिर वहाँ की मिट्टी बनती है और उसी तरह से वहाँ का एनवायरनमेंट भी बनता है। लैंडफॉर्म्स किस तरह के कहाँ पर बनेंगे, ये हमारी जो जियोडाइवर्सिटी है वही तय करती है कि पर्टिकुलर जगह पर किस तरह के लैंडफॉर्म्स बनेंगे, किस तरह की रॉक्स वहाँ पर पाई जाएगी और किस तरह के लैंडफॉर्म्स फिर अकॉर्डिंग उनके बनेंगे, मिट्टी कैसे होगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है हमारे जो रॉक्स की वैरायटी होती है किसी एक जगह पर। तो ये जो भागसुनाग जगह है यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरह की वैरायटी की जो रॉक्स हैं वो पाई जाती हैं, इसलिए जियोडाइवर्सिटी पार्क यहाँ पर बनाया जाएगा। अब ये एक तरह से एक लिविंग ओपन एयर जियोलॉजिकल म्यूजियम होगा जहाँ पर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स या कुछ क्यूरियस ट्रैवलर्स जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हैं उन फोल्ड स्ट्रक्चर्स को, शेल बेड्स को, जो कि कैम्ब्रियन पीरियड से है। और यहाँ पर कुछ एक तरह के रेयर फॉसिल्स भी मिलते हैं जैसे स्ट्रोमेटोलाइट्स। ठीक, अब ये जो स्ट्रोमेटोलाइट्स हैं ये हमें जिस समय पर धरती में जीवन की शुरुआत हुई थी उस समय तक के एविडेंसेस को बताते हैं कि किस तरह की अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म थी। अब एक चीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ज्योग्राफी अगर किसी ने पढ़ी होगी तो, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि एक तरह की फॉल्ट जोन है, ये जियोलॉजिकल फॉल्ट जोन है जो बताता है किस तरह से हिमालय भी अभी मतलब बढ़ रहे हैं, वो भी यहाँ से विजिबल है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक जियो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हिमाचल प्रदेश ले रही है वहाँ पर जियोडाइवर्सिटी पार्क बना करके। अभी तो सिर्फ ये भागसुनाग में ही बन रहा है, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी इस तरह की अनटैप्ड, मतलब बिना छेड़ी, जिनको बहुत छेड़ा नहीं गया है, जियोलॉजिकल वंडर्स है जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, अनदेखे जो हैं अभी तक, जैसे कि त्रिलोकपुर कांगड़ा में जहाँ पर लाइमस्टोन केव्स है, स्टेक्टाइट्स और स्टेग्माइट्स जिनमें है,
मणिकर्ण, वशिष्ठ, खीर गंगा, तत्तापानी जो हॉट स्प्रिंग्स है जिनमें मेडिसिनल और मिथोलॉजिकल वैल्यू जिनकी है, सुकेती जो कालाअंब में है जहाँ पे फॉसिल बेड्स पाए जाते हैं प्री हिस्टोरिक बोन्स के, सोलन में जहाँ पर मेराइन फॉसिल्स हैं जो लाइमस्टोन में प्रिजर्व्ड हैं, गाशा वैली कुल्लू की जहाँ पर जो कहा जाता है होम है एंशियंट कॉपर कोबाल्ट माइंस के लिए, ज्वालामुखी कांगड़ा हम सब लोग जानते हैं कि वहां पर जो जोत जलती है जिसका अभी सालों से रहस्य नहीं पता चल पा रहा है कि वो क्यों जलती है, तो एक तरह से वो जियो साइंटिफिक वंडर ही है। ठीक है, तो ये भागसुनाग में जहां पर ये बन रहा है जियो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जियो डाइवर्सिटी पार्क, ये तो एक तरह की शुरुआत ही है। अभी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हिमाचल प्रदेश में जो जियोलॉजिकल वंडर्स हैं और हमारे यहाँ के जियो टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा हिमाचल प्रदेश का नेशनल अचीवमेंट सर्वे में क्या रैंक है। हिमाचल प्रदेश का नेशनल अचीवमेंट सर्वे में रैंक आया है 5th, और ये काफ़ी न्यूज़ में आया, इसने सब लोगों का अटेंशन अपनी ओर खींचा। क्यों खींचा? क्योंकि 2021 में जब ये लास्ट टाइम सर्वे हुआ था तो हिमाचल प्रदेश को 21वां रैंक मिला था, और अभी इन्होंने एकदम से 16 पॉइंट का जंप मारा, तो एकदम से कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई, ह्यूज इम्प्रूवमेंट। तो इसीलिए सब लोगों का ध्यान इसकी तरफ खींचा गया। 2021 में 21वीं रैंक थी। और अभी बेसिकली ये है क्या, नेशनल अचीवमेंट सर्वे एक नेशन वाइड असेसमेंट है जिसे हर 3 साल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा सर्वे करवाया जाता है, और उसमें जो भी गवर्नमेंट सरकारी स्कूल या सरकारी गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो हैं उनमें बच्चों के लर्निंग आउटकम को देखा जाता है। कोर सब्जेक्ट्स में बच्चों की टेस्टिंग की जाती है, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया और लैंग्वेज हो गया। तो इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट थी हिमाचल प्रदेश के जो भी बच्चे रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब हिमाचल प्रदेश को नहीं, जब हम लोगों को आज़ादी मिली थी, उसके बाद YS परमार जब हमारे CM थे, तो उस समय पर हमारा जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सरकारी स्कूलों का महत्व उस समय काफ़ी ज़्यादा था और स्ट्रॉन्ग पब्लिक एजुकेशन सिस्टम मानते थे उस समय पर। लेकिन पोस्ट लिबरलाइजेशन ईरा 1991 के बाद ये चीज़ें काफ़ी डाउन चली गई। हमारा जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम था वो काफ़ी डाउन चला गया। इसके रीज़न माना जाता है कि जैसे पुअर टीचर रिक्रूटमेंट हुई और जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो काफ़ी डाउन चला गया। तो इसके चलते रिमोट एरिया के लोगों ने भी इवन प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को डालना शुरू कर दिया, चाहे वो दूर दराज के लोग हैं, लेकिन वो प्रेफर नहीं करेंगे कि हम सरकारी स्कूल में बच्चों को डालें। तो अभी ऐसा क्या किया गया करंट गवर्नमेंट के द्वारा, जो ये इस तरह की इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिली, जो ये हमारी करंट गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या किया, लगभग 1000 से ज़्यादा स्कूलों का मर्जर किया जहां पर लो एनरोलमेंट देखी गई थी। मतलब कुछ एक स्कूल रिमोट एरिया में ऐसे थे जहां 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, ठीक है। तो उन सारे स्कूलों को 1000 से ज़्यादा स्कूलों को मर्ज किया गया। इसको मर्ज करने से क्या मदद मिली? इसको मर्ज करने से जो टीचर्स हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका बेहतर तरीके से यूज़ हुआ। मतलब 4 स्कूलों को मर्ज करके जैसे वहाँ पर टीचर्स को ज़्यादा रख लिया गया ताकि, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी ढंग से यूज़ हो गया। और एक डायरेक्टोरेट के अंतर्गत जो पूरा स्कूल का सिस्टम है उनको एक किया गया, यूनिफाइड किया गया, ताकि कोऑर्डिनेशन सही से बने, स्कूलों को ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर मिली। ठीक है, जिस वजह से कहा जा रहा है कि ये इतनी इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आई हुई है। अब देखो इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव या लिमिटेशंस जिसको हम कह सकते हैं, NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे की लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि ये जस्ट एक लर्निंग आउटकम देख रहा है आपके बच्चों के, मतलब वो सवाल कैसे कर रहे हैं, है ना, जो चीज़ उन्होंने सीखी है। इसमें कोई भी ब्रॉडर एजुकेशनल गोल नहीं कंसीडर किया जाता है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, इमोशनल ग्रोथ हो गया, सिविक अवेयरनेस हो गया। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर मेजर नहीं किया जाता है। तो अभी हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं ना कि अगर किसी बच्चे के टेस्ट में स्कोर अच्छे आए हैं तो वहाँ की जो ओवरऑल एजुकेशनल क्वालिटी है वो अच्छी है। हाँ, हम ये कह सकते हैं ज़रूर कि ये एक तरह से जो पब्लिक एजुकेशन में लोगों का भरोसा टूट गया है उसको रिस्टोर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। लेकिन हम ये फाइनल अचीवमेंट नहीं मान सकते कि अब इस सर्वे में जो हिमाचल की रैंकिंग अगर अच्छे पॉइंट से सुधार कर गई है तो ये फाइनल हो गया, मतलब हमारे यहाँ की जो पब्लिक एजुकेशन है वो बहुत अच्छी हो गई। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ स्टेप, ठीक है, टुवर्ड्स रिस्टोरिंग पब्लिक ट्रस्ट। नेक्स्ट आ गया हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट
आइस हॉकी रिंक कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये लाहौल स्पीति में बनाया जाएगा, लाहौल स्पीति के काजा में बनाया जाएगा। इसको बनाने का ये बेनिफिट होगा कि यहाँ के जो एथलीट हैं अब वो इफेक्टिवली ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेजर हॉकी इवेंट्स को हम यहाँ पर अट्रैक्ट कर पाएंगे। अभी क्या हो रहा है, करंटली क्या करते हैं, वो आर्टिफिशियल रिंग के ऊपर रिलाई करते हैं लोग, वही ऐसे इस तरह से नेचुरल आइस हॉकी रिंक यहाँ पर नहीं है, लेकिन अब इसको बनाए जाने से एथलीट्स को काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। नेक्स्ट आ गया हमारा फिन्ना सिंह इरिगेशन प्रोजेक्ट को कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। फिन्ना सिंह इरिगेशन प्रोजेक्ट को एक्चुअली 2011 में शुरू किया गया था और उस समय उसकी टोटल कॉस्ट थी 204 करोड़ रुपए। ये अभी न्यूज़ में क्यों आया हुआ था? न्यूज़ में ये इसीलिए आया बिकॉज उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ एक एड मिली है, सैंक्शंस मिली है 55.41 करोड़ रुपीस की। तो ये चीज़ जो है ना, फिन्ना सिंह इरिगेशन प्रोजेक्ट 2011 से शुरू किया गया था, लेकिन इसको फंड्स नहीं मिल रहे थे। इनसफिशिएंट फंड्स के कारण ये काम लगभग 10 सालों से लटका हुआ था। तो अभी क्योंकि इसको फंड्स मिले हैं तो शायद अब इसका काम सुचारू रूप से चल पड़े। अभी इसकी जो कॉस्ट है बनाने की वो लगभग 646 करोड़ रुपए हो गई है। इसके लिए एक टारगेट भी रखा गया है कि मार्च 2026 तक इस योजना को पूरा किया जा सके। ये योजना जो है बेसिकली क्या करेगी, इस योजना के तहत एक जो कलम नाला है और चक्की रिवर है इनको इंटरलिंक किया जाएगा और इसके साथ ही जो चक्की रिवर है यहाँ पर डैम भी बनाया जाएगा। तो कांगड़ा नूरपुर वाला जो एरिया है वहां पर लोगों को सिंचाई के लिए काफी सुविधा हो जाएगी अगर ये परियोजना बनकर के कंप्लीट हो जाती है तो। नेक्स्ट आ गया हमारा हिमाचल प्रदेश का परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2023-24 में क्या स्थान है? तो हिमाचल प्रदेश का स्थान है 13th रैंक आया है हिमाचल प्रदेश को इस बार। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को 2017 में लॉन्च किया गया था और 2017 में इसे लॉन्च किया गया था ताकि जो हमारे स्टेट्स और यूटीज के स्कूल हैं वहाँ पर देखा जाए कि किस तरह से जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है। एक वेल स्ट्रक्चर्ड और डाटा ड्रिवन अप्रोच के साथ इसे एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है। इसे कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जारी करती है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को। हिमाचल प्रदेश को इसमें 13th रैंक मिली है और ये आकांक्षी वंश श्रेणी में इसे लाया गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश ने टीचर एजुकेशन और ट्रेनिंग डोमेन में बहुत अच्छा काम किया है तो इसके लिए इन्हें उत्कर्ष ग्रेड में रखा गया था इस चीज के लिए, जो कि 2nd हाईएस्ट ग्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, हिमाचल प्रदेश में कितनी बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट है जिनको हिमाचल प्रदेश की सरकार ने डिक्लेयर किया है ताकि हिमाचल प्रदेश में बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाए अंडर सेक्शन 37 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 और हिमाचल प्रदेश बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल 2019 के रूल नंबर 17 के अंतर्गत। तो ये आपकी 3 साइट्स हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, चंबा के पांगी में 2 साइट्स हैं और एक लाहौल स्पीति में है। चंबा के पांगी में कौन कौन सी स्टेट्स हैं? एक तो आ गया आपका सेकंड ग्रूव एट सूरल भटोरी मोनेस्ट्री और उसके साथ ही दूसरा आपका आ गया हुडान भटोरी जो चंबा में है। तीसरा आपका आ गया नैन गाहर जो आपका लाहौल स्पीति में आ गया। इनके यूनिक एंडेमिक बायोडाइवर्सिटी कंपोनेंट्स हैं। अभी ये न्यूज़ में इसलिए आया हुआ था, इसलिए आया था बिकॉज हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं जो आपके एक्सटिंक्ट होने के कगार पर खड़े हैं। बहुत सारे जैसे रोडोडेंड्रॉन भी है, भोजपत्र, ब्रह्मकमल, तेज पत्ता, कुमार और एक नाम है खुरसैन अजवाइन। ये बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा भी और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स की स्पीशीज हैं जो कि जिनको थ्रेट मिल रहा है, कैटेगरी ऑफ थ्रेट में जो आई हुई हैं, इसके लिए ये न्यूज़ में आया हुआ था। नेक्स्ट आ गया हमारा कुछ एक अपॉइंटमेंट्स हैं। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की विद्या नेगी जी को अभी चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर विमेन का और हिमाचल प्रदेश HP बोस के जो न्यू चेयरमैन हैं वो डॉक्टर राजेश शर्मा बनाए गए हैं। करोड़ रुपए की राजीव गांधी योजना का तीसरा कंपोनेंट घोषित किया गया है राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना को। इस योजना के अंतर्गत 36,000 फार्मर्स को ट्रेन किया जाएगा नेचुरल फार्मिंग के लिए। इसको एनकरेज करने के लिए और भी अनदर स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि हर एक फैमिली से मैक्सिमम 20 क्विंटल्स नेचुरली ग्रोन व्हीट और मेज को खरीदा जाएगा, जिसके लिए MSP भी तय किया गया है 40 रुपये और 30 रुपये। ये जो MSP हमारी सरकार दे रही है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है।
इसके साथ ही हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा ताकि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को बढ़ाया जाए हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत। इसके साथ ही 50,000 हेक्टेयर का एडिशनल लैंड वेजिटेबल कल्टीवेशन के अंतर्गत लाया जाएगा 2024-25 में, और इसके साथ ही एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल नर्सरी प्रोडक्शन को भी खोला जाएगा।